हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करेंगे सिहाबुद्दीन उमर के बारे में। सिहाबुद्दीन उमर जो था वो अलाउद्दीन का सबसे छोटा पुत्र था। मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन इसको सत्ता सौंप देता है दिल्ली सल्तनत की। बहुत बड़ी साजिश होती है किस प्रकार सिहाबुद्दीन उमर को सत्ता सौंपी जाती है, इतनी छोटी उम्र में क्यों राजा बनाया जाता है, बल्कि उसके जो दो पुत्र थे वो जवान थे लेकिन उनको सत्ता नहीं सौंपी जाती। तो सिहाबुद्दीन उमर को जानेंगे जो कि अलाउद्दीन के बाद शासक बनता है, छोटा शासक बनता है, कम समय के लिए शासक बनता है लेकिन शासक बनता है। तो इसी को समझेंगे क्योंकि बहुत बार इसको छोड़ दिया जाता है, इस पे स्किप कर दिया जाता है और कई बार हम इसको पढ़ते ही नहीं हैं। तो देखिए सिहाबुद्दीन उमर के बारे में। अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और जो भी तुम्हें प्रश्न पूछना है इस बारे में तो उसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। देखिए सिहाबुद्दीन उमर जो था ये सबसे छोटा पुत्र होता है और मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन इसको दिल्ली का शासक नियुक्त कर देता है। मलिक काफूर का काफ़ी प्रभाव था अलाउद्दीन के ऊपर और मलिक काफूर स्वयं सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहता था। इसलिए अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसने क्या किया, सिहाबुद्दीन था, इसकी जो माँ थी उसके साथ ये विवाह कर लेता है। यानी कि अलाउद्दीन की जो विधवा पत्नी होती है जल्दपाली, इसके साथ ये विवाह कर लेता है और सत्ता के दावेदारों में जाकर खड़ा हो जाता है। फिर इसने क्या किया, धीरे धीरे सत्ता को अपने नियंत्रण में करने के उद्देश्य से मलिक काफूर संरक्षण के रूप में कार्य करता है और केवल 35 दिन तक ये संरक्षण कर पाता है, यानी कि दिल्ली की सत्ता को पर्दे के पीछे से चलाने का प्रयास करता है। इसने क्या किया था, अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए जो खिज्र खां होता है और सादी खां होता है ये इनको अंधा करवा देता है और ग्वालियर के दुर्ग में बंद भी करवा देता है ताकि सत्ता को चुनौती कोई दे ही ना सके। लेकिन तभी एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है इतिहास में। उसके बाद ये अपना सबसे बड़ा जो विरोधी मानता था वो मानता था मुबारक खिलजी को। इसने क्या किया, मुबारक खिलजी को मरवाने के लिए अपने कुछ सैनिक भेजे और मुबारक खिलजी इस बात से भली भांति वाकिफ था कि अगला नंबर मेरा ही आने वाला है और मुझे भी षड्यंत्र का शिकार बनाया जाएगा। इसलिए जो सैनिक उसे मारने आए थे उसने उन्हीं को रिश्वत दी, बहुत पैसा दिया और कहा कि मैं अगला सुल्तान मैं ही बनूंगा। ये तो सुल्तान बनेगा नहीं, चंद दिनों का सुल्तान है। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया ठीक है तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे बकस दोगे और तुम वापस जाकर मलिक काफूर को मार दोगे तो मैं तुम्हें सत्ता में बहुत बड़ा पद दूंगा, बहुत पैसा दूंगा। तो इस प्रकार ये लालच देता है उन सैनिकों को और सैनिक मारने आए थे मुबारक खिलजी को और वो वापस लौट जाते हैं और मलिक काफूर के पास पहुंच जाते हैं। मलिक काफूर ने पूछा भाई क्या हुआ, मार के आ गए क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल मार के आ गए और जाके सीधे मलिक काफूर जो होता है उसको दबोच लेते हैं और इसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार मलिक काफूर का जो जीवन होता है वो समाप्त हो जाता है। एक षड्यंत्र के द्वारा उसने सत्ता पाने का प्रयास किया था लेकिन वो खुद ही एक सत्ता का एक षड्यंत्र का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। ठीक है, मुबारक खिलजी ने क्या किया था, उसके बाद जो खिज्र खां था इसको, सादी खां था इसको और जो सिहाबुद्दीन होता है, ठीक है, ये जो राजा होता है, इन तीनों को भी क्या करवा देता है, ये मरवा देता है। खिज्र खां और सादी खां को तो मलिक काफूर ने अंधा करवा दिया था लेकिन सिहाबुद्दीन ने इन तीनों को मरवा दिया और अपने किसी भी विरोधी को उसने नहीं छोड़ा। तो इस प्रकार सिहाबुद्दीन का एक कुछ समय का शासनकाल होता है लेकिन पता होना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि पता नहीं कहाँ से कब क्या पूछ लिया जाए। तो ये छोटा सा लेक्चर था सिहाबुद्दीन के बारे में। मुझे उम्मीद है ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।